तो पहले तो हम नेपोटिज्म को गालियां दें, नेपोटिज्म करने वालों को गालियां दें, और उसके बाद फिर उसी नेपोटिज्म करने वालों की मूवीज को हम 100 करोड़ का बिजनेस भी दें। यार ऐसा कैसे चलेगा? हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशांत सिंह की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत डिस्कशन हो रहा है। लोगों में ये जानने का डिजायर है कि भाई एक यंग, इतना प्रॉमिसिंग, इतना टैलेंटेड जो एक्टर था, उसको ऐसा कदम लेने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसको एक्सप्लोर करते करते कई लोगों के मन में जो उंगलियां उठ रही हैं वो बॉलीवुड और उसका जो कल्चर है नेपोटिज्म का, उसकी तरफ उठ रही हैं। अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक सही मायने में आउटसाइडर था, फ्री थिंकर था। उसके दिल को जो अच्छा लगता था वो करना चाहता था फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन क्योंकि वो आउटसाइडर था, क्योंकि वो अपने मन की सुनता था, क्योंकि जो उसके दिल को पसंद था वो उस तरह के काम करना चाहता था, इसलिए उसको बॉलीवुड का जो ये नेपोटिस्टिक सेटअप है उससे तरह तरह की प्रॉब्लम्स हुई, तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई, तरह तरह की बुलिंग हुई, तरह तरह की चीजें उसके बारे में रूमर्स फैलाए गए। और सुशांत की मौत के बाद से कई लोग हैं जो खुलकर अब आगे आए हैं, जो खुलकर अब बॉलीवुड की जो नेपोटिज्म है और बॉलीवुड में जो फेवरेटिज्म है उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कई लोग हैं जैसे शेखर कपूर, सोनम मोहपात्रा, साहिल खान, दिबाकर बैनर्जी, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई है बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में। इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो आउटसाइडर होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको 2 गुना 3 गुना स्ट्रगल करना पड़ता है जो इनसाइडर हैं, जो इंडस्ट्री से आते हैं, उनके मुकाबले। तो इतने लोग इसके बारे में अब बात कर रहे हैं, इतने लोग बॉलीवुड से अब इसके बारे में निकल कर आए हैं कि ये एक तरह से बॉलीवुड का मी टू मूवमेंट जैसा एक हो गया है। बॉलीवुड में कुछ पावरफुल फैमिलीज हैं, कुछ पावरफुल फैमिलीज के जो स्टूडियोज हैं और कुछ पावरफुल कंपनीज हैं जो कि बॉलीवुड को कंट्रोल करती हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं, जो आउटसाइडर हैं, जो इन पावरफुल फैमिलीज और कंपनीज के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हैं, उनकी चापलूसी नहीं करते हैं, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। कई लोगों ने, जैसे कि अभिनव कश्यप और रणवीर शोरी जैसे लोगों ने यह भी कहा है कि ये जो पावरफुल फैमिलीज हैं, जैसे सलमान खान की जो पावरफुल फैमिली है, उनके विशेष के अगेंस्ट अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके ऊपर बुलिंग भी करेंगे, आपके साथ दादागिरी भी करेंगे। और एक इंसान जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा फोकस है वो है करण जौहर। करण जौहर के ऊपर नेपोटिज्म के बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, पहले भी, और सुशांत की मौत के बाद तो अब और भी आरोप निकल कर आ रहे हैं। और अगर आप उनकी पिछली कुछ मूवीज भी देखेंगे और किस तरह के एक्टर्स को उनमें कास्ट किया गया है, तो आप देखेंगे टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, करीना कपूर, जानवी कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये सारे जो लोग हैं ये स्टार्स के बच्चे हैं। आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें जो सबसे ताकतवर फैमिलीज हैं, इनके खुद के प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो सारी बड़ी बड़ी मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर से इन लोगों के, इन फैमिलीज के, इन प्रोडक्शन कंपनीज के मीडिया में भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मीडिया से इन कंपनीज को, इन फैमिलीज को सपोर्ट देते हैं। अगर कोई ऐसा आउटसाइडर है जो इनके विशेष के खिलाफ जाना चाहता है तो फिर मीडिया से भी इन आउटसाइडर्स के ऊपर अटैक आएगा। मीडिया भी आर्टिकल पब्लिश करेगा कि इनकी मूवीज तो सिर्फ फ्लॉप होती हैं, इनके साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट है, ये लोग हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इनका एक तरह से बॉलीवुड का जो मीडिया है, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ जो मीडिया है, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करता है। और यही चीज देखिए सिर्फ एक्टर्स के साथ भी नहीं होती है, यही चीज जो है वो इंडिपेंडेंट जो आउटसाइडर म्यूजिशियंस हैं उनके साथ भी होती है। सोनू निगम ने भी इस टॉपिक के बारे में आवाज उठाई है। वो कहते हैं कि भाई कई ऐसे डायरेक्टर हैं, कई ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जो नए नए जो टैलेंट आता है, अच्छा टैलेंट आता है बाहर से, उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन म्यूजिक कंपनीज उनको कहती हैं कि नहीं, आप सिर्फ इस तरह के म्यूजिशियंस के साथ, सिंगर्स के साथ काम करेंगे। और उसके बाद आपने फिर मीडिया बायस भी देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोनू निगम को सपोर्ट नहीं किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेपोटिज्म को सपोर्ट किया। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है, आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड? भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई
स्मिता ठाकरे से मिलवा दो भाई, बाल ठाकरे से मिलवा दो भाई, अबू सलीम से बचा लो, मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। तो अब कुछ बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में बॉलीवुड में कि अगर कोई आउटसाइडर बाहर से आता है बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए, तो उसके लिए अपने टैलेंट के बल पर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। उसको एक या तो गॉडफादर बनाना पड़ता है इंडस्ट्री में, चाहे वो एक पावरफुल फैमिली से हो, चाहे वो एक पावरफुल प्रोडक्शन कंपनी से हो। कई एक्ट्रेसेस ने यह भी कहा है कि उनको इंडस्ट्री के किसी इनसाइडर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, और कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने तो यह भी कहा है कि उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कल की कुचलिन, सुरवीन चावला, कंगना रनावत, पायल रोहतगी, ममता कुलकर्णी, इन सब ने कहा है कि इनको अपने करियर में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ क्लियरली दो मेन इश्यूज है। पहला इशू है नेपोटिज्म का और बुलिंग का। दूसरा इश्यूज है कि कई जो बाहर वाले एक्टर्स आते हैं उनको सीधे बड़ी बड़ी फिल्मों में तो रोल मिलने नहीं वाले, उनको इंडिपेंडेंट फिल्मों में रोल मिलते हैं शुरू में। और कई जो एक्टर्स आते हैं जैसे सुशांत सिंह, इनको सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स नहीं बनाने अपने करियर में, तो वो अलग अलग तरीके के आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी करना चाहता था। लेकिन क्या होता है इन आउटसाइडर्स के साथ कि भाई इनके जो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनको जाकर कोई देखता नहीं है, तो वो फ्लॉप कर जाते हैं। एक बार इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लॉप कर जाते हैं, फिर इनके बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं, अफवाहें फैलने लगती हैं, मीडिया में आर्टिकल निकलने लगते हैं कि भाई ये लोग तो ठीक से काम नहीं करते, ये लोग बहुत आलसी हैं, ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, ये लोग टैलेंटेड नहीं हैं, ये लोग कैरिज्मेटिक नहीं हैं, इसलिए इनकी फिल्में जो हैं बिल्कुल पैसा नहीं कमा रही हैं। सुशांत सिंह भी यही करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने शेखर कपूर की जो मूवी है पानी वो करने का डिसाइड किया। और ये मूवी करने का जब उसने डिसाइड किया तो उसने कई बड़े बड़े स्टूडियो से जो बड़े बड़े उसके रोल्स थे वो रोल्स खो दिए। और कई लोग जो हैं, जो ऑडियंस है, वो तरह तरह के लोगों पर उंगली उठा रही है, कह रही है कि भाई करण जौहर की गलती है, सलमान खान की गलती है, पावरफुल फैमिलीज की गलती है, पावरफुल कंपनीज की गलती है। और उनकी गलती तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन ऑडियंस को भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है ना। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ऑडियंस के पास है। हम नेपोटिज्म को गालियां देते हैं, हम नेपोटिज्म करने वाले को गालियां देते हैं, लेकिन उसी टाइम ये जो लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं इनकी मूवीज भी हम जाकर देखते हैं, इनकी मूवीज को भी हम 100 करोड़ का बिजनेस देते हैं। तो कैसे नेपोटिज्म जाएगा भाई? ऐसे कैसे चलेगा यार? मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? आप देखिए कि बागी जैसी फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, और जो इंडिपेंडेंट मूवीज निकल कर आई हैं पिछले साल, जैसे कि भोसले, सोन चिड़िया, मनोज बाजपेयी की जो मूवीज हैं, उन्होंने कहा कुछ बिजनेस किया। सोन चिड़िया ने मुश्किल से 5 करोड़ का बिजनेस किया है। पिछले साल की सबसे सक्सेसफुल मूवीज को देखिए। पिछले साल की सबसे सक्सेसफुल मूवीज कौन सी हैं? कबीर सिंह, जिसमें कौन है? इंडस्ट्री का बच्चा है। उसने कितना कमाया? 270 करोड़ रुपए कमाया है कबीर सिंह ने। सलमान खान की मूवी है भारत, उसने 211 करोड़ कमाए। टोटल धमाल, जिसमें कि स्टार्स के बच्चे हैं, 154 करोड़ कमाए। गली बॉय 140 करोड़ कमाए। मर मर के मणिकर्णिका ने 92 करोड़ कमाए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि कंगना रनावत जो है वो एक मशीन है भैया। बिल्कुल इतनी मेहनत की है इस लड़की ने पिछले कुछ सालों में कि उसने अपना एक पूरा ब्रांड बनाकर रखा हुआ है बॉलीवुड में। इसको अब जाकर जरूरत नहीं है बड़े बड़े स्टूडियोज की। स्टूडियो कंगना रनावत के पास आते हैं कंगना रनावत के साथ काम करने के लिए। कंगना रनावत एक्सेप्शन है, कंगना रनावत बहुत यूनिक केस है। 95% जो आउटसाइडर आते हैं उनके पास इस तरह का ब्रांड नहीं है, उनको बड़े बड़े कंपनीज के साथ ही जाकर काम करना पड़ता है। 2018 की भी सबसे बड़ी बड़ी फिल्में देखिए। 2018 की सबसे बड़ी फिल्म है संजू, 340 करोड़ कमाए हैं इस पिक्चर ने। और ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है एक बड़े एक्टर एक्ट्रेस के बेटे के बारे में, जिसको प्ले किया है एक बड़े एक्टर के बच्चे ने। और ये उस बंदे की कहानी है जिसको ड्रग्स की प्रॉब्लम थी, ये उस बंदे की कहानी है जिसके ऊपर टेरर चार्जेस लगे हुए हैं। उस बंदे की कहानी को ऑडियंस ने 340 करोड़ दिए हैं। Excuse me? What the F? फिर देखिए सिम्बा जैसी मूवी को 240 करोड़ मिले हैं। रेस 3 जैसी मूवी को 170 करोड़ मिले हैं। बागी 2 को मिले हैं 165 करोड़। तो इस तरह की मूवीज को अगर ऑडियंस करोड़ों करोड़ का बिजनेस दे रही है तो भैया कंप्लेन किस बात की कर रही है? ऐसा कैसे चलेगा? भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। इस तरह की तो मूवीज ऑडियंस देखती है। इन ज्यादातर मूवीज में स्टार्स के बच्चे हैं। जिन एक्टर्स को इनसाइडर बोला जाता है वैसे एक्टर्स हैं। तो अगर इस तरह की मूवीज बनाकर इस तरह के एक्टर्स के साथ ये जो स्टूडियोज हैं करोड़ों कमा सकते हैं, फिर ये आउटसाइडर इंडिपेंडेंट एक्टर्स के साथ क्यों काम करना चाहेंगे भाई? फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्टर सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। आप बुलिंग को ही देख लो यार। आप कहते हो कि करण जौहर जो है वो बुलिंग करता है, लेकिन करण जौहर की जो कंपनी है उसने जो पिछली कुछ पिक्चरें प्रोड्यूस की है उनकी बॉक्स ऑफिस देखो। गुड न्यूज को मिली
318 करोड़, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 100 करोड़, सिम्बा जैसी मूवी को मिली 240 करोड़, धड़क को मिली 110 करोड़। तो आपकी गालियों का उसको क्या फर्क पड़ेगा? सिमिलरली आप सलमान खान को देखिए, लेकिन आप देखिए पिछले 2 सालों में जो टॉप 10 मूवीज हैं उसमें सलमान खान की भी मूवीज हैं। हर साल जब भी सलमान खान की मूवी निकल कर आती है तो वो सुपर हिट हो जाती है। उसको क्या फर्क पड़ेगा कि उसने सुशांत सिंह को बुली किया? उसको क्या फर्क पड़ेगा कि उसने अभिनव कश्यप को बुली किया है? उसको पता है कि अगले साल उसकी फिर एक मूवी निकल के आएगी, वो इस तरह के काम करेंगे उसमें। और सब लोग ये सुशांत सिंह के बारे में भूल जाएंगे। सब लोग बोलेंगे अरे वाह भाई, भाई का डांस देखो भाई, है भाई का डांस देखो। तो देखिए बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं उनके 3 बड़े रेवेन्यू सिस्टम्स होते हैं। पहला रेवेन्यू सिस्टम है बॉक्स ऑफिस टिकट सेल्स। दूसरा है जो बैक एंड डीवीडी का इनकम है, कि डीवीडी के सेल्स से, जो स्ट्रीमिंग के सेल्स से जो पैसा कमाती है मूवीज। अब देखिए ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इंडिया में पायरेसी बहुत होती है, लोग पायरेटेड मूवीज बहुत देखते हैं। और तीसरा है सैटेलाइट राइट्स, जैसे कि जो टीवी कंपनीज हैं ये मूवीज को लाइसेंस करती हैं और टीवी चैनल्स पर इन मूवीज को दिखाती हैं। और खासकर अभी डीवीडी के जो सेल्स हैं, स्ट्रीमिंग के जो सेल्स हैं और टीवी चैनल्स पे जो इन मूवीज को प्ले किया जाता है, इंडिपेंडेंट मूवीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है अभी इनकम के। तो अगर आपको नेपोटिज्म को कमजोर करना है, अगर आपको ऐसी फैमिलीज को, ऐसे एक्टर्स को कमजोर करना है जो कि दूसरों को बुली करते हैं इंडस्ट्री में, अगर आपको इंडिपेंडेंट एक्टर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करना है ताकि उनको किसी गॉडफादर की जरूरत ना पड़े, ताकि उनको किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनना पड़े सक्सेसफुल होने के लिए, ताकि उनको कास्टिंग काउच ना करनी पड़े, तो सलमान खान और करण जौहर जैसे लोगों को उनकी मूवीज के लिए 100 करोड़ रुपए देना बंद कीजिए। अगर आपको उनसे इतनी नाराजगी है तो मत देखिए उनकी मूवीज, मत दीजिए उनको धंधा। इंडिपेंडेंट एक्टर्स को सपोर्ट कीजिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कीजिए। इनकी मूवीज जाकर थिएटर्स में देखिए, इनकी मूवीज जाकर नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे रेंट कीजिए और स्ट्रीम कीजिए। इनकी मूवीज के साथ पायरेसी मत कीजिए, इनकी मूवीज को पायरेटेड करके मत देखिए। जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं, उनके एल्बम्स को खरीदिए, उनके म्यूजिक को आईट्यून्स पे या फिर स्पॉटिफाई पे या जहां पर भी आप सुनते हैं लीगली स्ट्रीम कीजिए, ताकि इन इंडिपेंडेंट एक्टर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास और म्यूजिशियंस के पास इतना पैसा आए कि वो अपने खुद की प्रोडक्शन कंपनी सेटअप कर सके। बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है वो अपने आप नहीं हटेगा, उसको हटाना पड़ेगा और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही उसको हटा सकता है। ऑडियंस अगर अपने पॉकेट से बोलेगी तो बॉलीवुड को सुनना ही पड़ेगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका क्या है बॉलीवुड की इस तरह की जो नेपोटिज्म है उसको कम करने के लिए? आप क्या समझते हैं? क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है तो प्लीज शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बने, नीचे पेट्रियन के लिंक पर जाकर पेट्रियन को सपोर्ट करें। इससे आपको शाम शर्मा शो के जो व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर्स है वो मिलेंगे और शाम शर्मा शो के जो ब्रांड न्यू मग्स हैं वो अगले महीने शिप किए जाएंगे, वो भी आपको भेजे जाएंगे। और अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया, अगर मैं जो कह रहा हूं वो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया लेकिन अभी तक आपने शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो रहा बटन, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहां और भी एपिसोड्स हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।